अगर आपको जस्ट बताया था कि इस चैप्टर से लगभग कितने मार्क्स का आ रहा है, 10 मार्क्स का आ रहा है। तो जो टॉपिक है डिफरेंशियल बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल ओवर केमिकल प्रॉपर्टीज़, तो अगर इसको डिस्कस कर लेते हो तो बहुत सारा पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा यहीं से। तो फर्स्ट डिफरेंस क्या है कि हमने बताया था कि मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म बेसिक ऑक्साइड। फॉर एग्जांपल जैसे सोडियम, अगर सोडियम रिएक्शन करता है किससे, ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो इट विल फॉर्म सोडियम ऑक्साइड Na2O। ठीक है, बाकी इसको हम लोग बैलेंस कर लेते हैं, 2 ऑक्सीजन और यहाँ कितना 4। ठीक है, ये हो गया बैलेंस। ठीक है, याद रहेगा जैसे Ca+O2 तो क्या देगा CaO। तो जो ऑक्साइड जो फॉर्म करता है वो कैसा हो जाएगा, बेसिक ऑक्साइड का जाएगा। और बेसिक ऑक्साइड का मतलब क्या होगा, अगर उसको हम वाटर में डिजोल्व करेंगे तो इट विल फॉर्म बेस। जैसे मान लो सोडियम ऑक्साइड है, इसको हम वाटर में डिजोल्व करते हैं तो क्या फॉर्म करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। इसको कहते हैं बेसिक ऑक्साइड कह रहे हैं। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा। ठीक, इसका डिफरेंस, नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड्स। ठीक है, जैसे एग्जांपल में C+O2, कार्बन एक नॉन मेटल है, वो ऑक्सीजन से कंबाइन करके क्या बनेगा CO2। और CO2 क्या है हमारा, एक एसिडिक ऑक्साइड है। एसिडिक ऑक्साइड क्यों बोलते हैं, अगर CO2 को हम लोग वाटर में डिजोल्व करेंगे तो इट विल फॉर्म कार्बोनिक एसिड। उस दिन आपको बताया था ना, जब लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो कोल्ड ड्रिंक में क्या होता है, CO2 गैस होता है और क्या होता है, वाटर होता है। तो CO2 गैस और वाटर मिले क्या फॉर्म करता है, कार्बोनिक एसिड H2CO3। और H2CO3 कैसा एसिड है, वीक एसिड है। आपको बताया था कि इट इज़ क्या होता है, अनस्टेबल होता है। क्या होता है वो, अनस्टेबल। जब तक वो कवर इसका बंद है तब तक क्या होता है, वो आपस में जुड़ता है और जुड़ के फिर अलग हो जाता है, फिर वो जुड़ता है, फिर वो अलग हो जाता है। यह प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है। तो जो भी नॉन मेटालिक ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा तो क्या फॉर्म करेगा, एसिडिक ऑक्साइड फॉर्म करेगा। अगर ये एसिडिक ऑक्साइड है, इट मीन्स अगर हम लोग वाटर डिजोल्व करेंगे तो इट विल फॉर्म एसिड। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में C+O2 तो क्या फॉर्म करता है, CO2। तो क्या हो गया, एसिडिक ऑक्साइड्स। और इसको वाटर डिजोल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, H2CO3। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पॉइंट नंबर सेकंड, मेटल्स रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड्स। जैसे मान लो कि Na+HCl, Na+HCl। ठीक है, तो क्या फॉर्म करता है, तो कहेगा यहाँ टू लिबरेट हाइड्रोजन। अगर कोई भी मेटल्स एसिड से रिएक्शन करेगा तो यहाँ से कौन सा गैस निकालेगा, हाइड्रोजन गैस निकाल देगा। क्योंकि आपको पता है कि जो भी मेटल्स है वो क्या होता है, H से मोर रिएक्टिव होता है। तो यहाँ से H को यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा और ये Na किससे जुड़ जाएगा, C से जुड़ जाएगा। तो कंपाउंड क्या बनेगा, NaCl+H2। यहाँ से कौन सा गैस निकला, H2 गैस निकला। आया बात समझे, तो कंपाउंड बन जाएगा NaCl+H2। समझ गए, यहाँ से कौन सा गैस निकला, H2। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि नॉन मेटल्स डू नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन। जो भी नॉन मेटल्स है वो हाइड्रोजन डिस्प्लेस नहीं करता है टू फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स। तो पॉइंट 2 में डिफरेंस समझ गए। चलिए पॉइंट नंबर 3 क्या है, पॉइंट नंबर 3 कह रहा है कि मेटल्स फॉर्म पॉजिटिव चार्ज आयंस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, या आप ऐसे भी कह सकते हो कि मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मेटल्स आर। तो ये भी केमिकल डिफरेंसेस है। मतलब क्या, मेटल जो है एक पॉजिटिव आयन को फॉर्म करता है बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। हमको पता है सर, स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं कि मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है और नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा वो क्या फॉर्म करेगा, वो फॉर्म करता है नेगेटिव चार्ज आयन को फॉर्म करेगा। और जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा वो क्या बनाएगा, पॉजिटिव चार्ज आयंस बनाएगा। तो दीज आर मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड दीज आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। याद रहेगा। चलिए, तो आप पॉइंट इसके जगह पे आप लिख सकते हो कि मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इसके लिख सकते हो मेटल्स नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। चलिए, आप पॉइंट नंबर 4 देख रहे हैं। ठीक है, मेटल्स का मैंने बताया कि इसके जो मोस्ट ऑफ द मेटल्स होते हैं वो H से कंबाइन नहीं करते हैं, हाइड्रोजन से कंबाइन नहीं करते। कुछ ही मेटल्स हैं जो H से कंबाइन करते हैं। तो कौन से मेटल्स कंबाइन करते हैं, जो आपके देखो सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जो आपके टॉप मोस्ट एक्टिव मेटल्स है, हाईली एक्टिव मेटल्स है, वही कंबाइन करते हैं किसके साथ, के साथ कंबाइन करेंगे और क्या फॉर्म करेंगे, मेटल हाइड्राइड्स फॉर्म करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे सोडियम अगर कंबाइन करता है हाइड्रोजन से तो क्या फॉर्म करेगा, सोडियम हाइड्राइड NaH। तो ये जो है सोडियम हाइड्राइड क्या एक आयनिक है, क्या है, आयनिक हाइड्राइड्स है। ये प्लस और ये माइनस, एक ऐसा हाइड्राइड है आयनिक हाइड्राइड्स है। तो वही कह रहा है कि मोस्ट ऑफ द मेटल्स हाइड्रोजन से कंबाइन नहीं करते, लेकिन कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो हाइड्रोजन से कंबाइन करेंगे और क्या फॉर्म करेंगे, मेटल हाइड्राइड्स। क्या फॉर्म करते हैं, वही लिखा हुआ है जनरली मेटल्स डू नॉट
रिएक्ट विथ हाइड्रोजन एक्सेप्ट, अब बताए कौन कौन कह रहा है कि मेटल्स जनरली हाइड्रोजन से कंबाइन नहीं करते, लेकिन एक्सेप्ट कौन कौन, उसको छोड़ के सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम विच कंबाइन विथ हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन से कंबाइन करता है टू फॉर्म आयनिक मेटल हाइड्राइड्स। आयनिक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इस पर प्लस भी और माइनस भी है, ठीक है। और जहाँ पे शेयरिंग होता है उसे कहते हैं कोवेलेंट, क्या उसको बोलेंगे, जहाँ पे एक प्लस और माइनस हो उसे बोलते हैं आयनिक। आयनिक कंपाउंड आपने पढ़ा था मेटल्स एंड नॉन मेटल में, नहीं तो समझ गए यहाँ पे कि सभी मेटल्स कंबाइन नहीं करते, लेकिन जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स है वो हाइड्रोजन से कंबाइन करके क्या बनाएंगे, आयनिक मेटल हाइड्राइड, फॉर एग्जांपल में सोडियम हाइड्राइड। और यहाँ कह रहा है कि नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म स्टेबल कोवेलेंट क्लोराइड हाइड्राइड्स। जैसे मान लो कि HCl, तो H क्या है, हाइड्रोजन हो गया, तो क्या कि नॉन मेटल्स, तो क्लोरीन क्या बना है, एक नॉन मेटल्स है, तो क्लोरीन क्या हाइड्रोजन से कंबाइन किया और कंबाइन करके ये कैसा बनाया, एक कोवेलेंट हाइड्राइड है, ये क्या हमारा है, और कैसा है, स्टेबल, ये कैसा है, स्टेबल कोवेलेंट हाइड्राइड्स। तो याद, चारों पॉइंट समझ गए, याद रहेगा। चलिए अब कुछ क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस कर लेते हैं। देखो इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है, ठीक है, और बहुत सिंपल देता है, कोई हार्ड नहीं देगा आपको एग्जाम में, ठीक है। तो अगर मान लो वो बेसिक आपको पता है कि आपको सीरीज में है या पैरेलल में है या कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, तो उसको आपको केवल ख्याल रखना है, ठीक है। तो आपको यहाँ से पूछ रहा है, एक सर्किट दे दिया है जिसमें आपको कितना दिया हुआ है, 6 वोल्ट दिया हुआ है वोल्टेज, और 2 रेजिस्टर दिया हुआ है, एक 4 ओम का, एक 20 ओम का दिया हुआ है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। तो सिंपल जानते हो कैसे निकालना है टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस आपको देखना है कि किस में है, सीरीज में या पैरेलल में है, बताओ, सीरीज में है। उसका क्या होता है फॉर्मूला, जितने भी रेजिस्टर सिंपली जोड़ दो, तो R1 प्लस R2। तो यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन का, तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या बन जाएगा, R1 प्लस R2। अभी हम इस पे क्वेश्चन पे हम दूसरा पूछ रहे हैं, तो कितना है, 24 ओम, ओके। नाउ सेकंड क्या आपसे पूछ रहा है कि कितना यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, कितना इस सर्किट के अंदर, ना कि आपका इसमें और ना इसमें। अगर इसमें पूछता है, इसमें पूछता है, तो आपको अलग सेम होता है, सीरीज में सेम होता है ना, सीरीज में क्या होता है, सेम होता है। तो सर्किट के अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है उसका फॉर्मूला क्या आता है, तो फ्रॉम ओम्स लॉ क्या होता है, I इक्वल टू V बाई आर। तो यहाँ जो R लेंगे, R कैसा लेंगे, इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस लेंगे, मतलब R इक्विवेलेंट लेंगे, नहीं वैल्यू पुट कीजिए, V कितना हमारा है 6 और R इक्विवेलेंट कितना है 24। इसको डिवाइड करें कितना जाएगा, 1/4 का वैल्यू कितना जाएगा, 0.25 एम्पियर। दिस इज योर सेकंड आंसर। थर्ड क्या बताओ, V1 एंड V2 पूछ रहा है। तो आपको पता है कि सीरीज वाले में, आप देखो यही बात को आप समझना, इस क्वेश्चन नंबर 3 को V1 एंड V2 पूछ रहा है, तो आपको पता है कि सीरीज वाले में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, अलग होता है, लेकिन करंट क्या होता है, और पैरेलल वाले में क्या होता है, करंट डिफरेंट होता है और वोल्टेज सेम होता है, ठीक, दोनों एक साथ जोड़ते हैं उसमें। तो अब यहाँ पे इस वाले में कितना वोल्टेज है और इस वाले वोल्टेज कितना है, आपको V1 निकालना है और क्या निकालना है, V2। तो याद रखना आपको कि जब हमारा सीरीज हो तो उसमें वोल्टेज क्या होता है, अलग होगा, और जब हमारा क्या हो पैरेलल तो वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे V1 बताइए। तो V1 इक्वल टू, आपने जो आपको हमने बताया इसका डेरिवेशन सीरीज वाले का, तो हमने लिखवाया था V1 इक्वल क्या होता है IR1, क्योंकि फ्रॉम ओम्स लॉ V इक्वल क्या होता है IR होता है, V इक्वल टू IR। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस कौन, 2 रेजिस्टेंस है, एक R1 दूसरा क्या है, एक R2 है, तो इसलिए हम लिखेंगे IR1। और I आपका जस्ट निकला है कितना, 0. क्योंकि यहाँ से जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितना फ्लो हो रहा है, 0.25, और उसका रेजिस्टेंस कितना है 4 है पहले वाले का, तो 0.25 इंटू कितना 4, तो कितना जाएगा 1 वोल्टेज, 1 वोल्ट, ठीक है, 1 V, ठीक है। उसके बाद V2 कितना जाएगा बताओ, V2 बताइए कितना जाएगा, तो IR2, ठीक है। तो I कितना हमारा है 0.25 इंटू R2 कितना है 20, कितना जाएगा बताओ 5 वोल्ट। अब देखो दोनों को ऐड करो तो V1 अब प्लस V1 प्लस, चेक करो कितना ये 5 और ये कितना है, तो 5 + 1 कितना जाएगा, देखो यहाँ पे 6 है। तो आपको अगर देखना है कि मेरा आंसर सही है गलत है, तो दोनों को ऐड करके देख लो कि क्या आंसर मैच कर रहा है हमारा कि नहीं कर रहा है, समझ गए। और लास्ट क्या हमारा
पावर। P equals to B. P इक्वल टू क्या होता है? P इक्वल टू, तो P इक्वल टू क्या था बताओ? P इक्वल टू VI। तो V कितना हमारा है? 6 और I कितना हमारा है? 0.1.5। 1.5. तो कितना जाए बताओ? 1.5. 1.5 वाट। समझ गए? अब क्वेश्चन देकर बन जाएगा। अच्छा, आप लोग ये समझे कि V1 और V2 में कैसे निकाला? कैसे निकाला? सर वो डेरिवेशन वाला V1 और V2 यहाँ पे किस में है? सीरीज वाले में है। तो सीरीज वाले में क्या होता है कि वोल्टेज क्या होता है? डिफरेंट होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या जाएगा V1 का? V1 equals to I. IR1 और इसका क्या जाएगा? V2 इक्वल टू IR2। तो I हमारे पास कितना दिया हुआ है 0.25 और R1 कितना पहला है? 4। दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तो कितना जाएगा? 1V। और V2 निकालो IR2 से, तो I कितना है? 0.25 और R2 कितना हमारा? 20। दोनों का मल्टीप्लाई कर दो कितना जाएगा? 5V। दोनों को ऐड कर लो तो ऐड करके देखो 5V और प्लस 1V कितना आ रहा है? 6V। और आंसर कितना है? 6V है। समझ गए? तो याद रखना है कि सीरीज वाले में वोल्टेज क्या होता है? डिफरेंट होता है, लेकिन करंट क्या होगा? सेम। अब आपसे पूछे कि मान लो कि करंट यहाँ पे कितना आ रहा है? 0.25। तब बताओ कि R1 में कितना करंट फ्लो हो रहा है? R1 में कितना करंट फ्लो हो रहा है? 0.25। और R2 में भी 0.25। करंट सेम है दोनों में, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस दोनों क्या है? अलग है। और यही रहता है सीरीज, तो क्या होता? सर पोटेंशियल डिफरेंस है अगर हमारे इसी सवाल को हम चेंज कर दें पैरेलल में तो क्या बन जाएगा? तो हम चेंज करते हैं सवाल को। चलिए बना के दिखाई दो हमको इसको। हमारा पूरा हाँ, सवाल यही रहेगा, सिर्फ इसको कर रहे हैं पैरेलल में। देखिए अभी क्वेश्चन नंबर 5 को हमने क्या किया था? क्वेश्चन था सीरीज वाले में, हमने क्या किया? इसी क्वेश्चन कर दिया पैरेलल में। आपको केवल हम कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं। सवाल कुछ भी होगा एग्जाम में तो आपको क्या होना चाहिए? कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि इस तरह के सवाल को हमको सॉल्व कैसे करना है। तो आपको फर्स्ट क्या निकालना है? इसका R इक्विवेलेंट। उसका क्या निकालना है? उसका आपको निकालना है I1 और I2। और थर्ड का निकालना है पावर। चलो तो फर्स्ट निकालते हैं R इक्विवेलेंट। तो आपको पता है कि पैरेलल में है, तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होता है? 1/R1 प्लस 1/R2। तो आपको हमने बताया था अगर दो रेसिस्टर्स हो, क्या हो? तो हमने इसका दिया था एक फॉर्मूला, याद है? फॉर टू रेसिस्टर्स, R1 into हाँ, R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होता है? R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2। दिस इज फॉर टू रेसिस्टर। अगर केवल दो रेसिस्टर हो, ठीक है, तो आप इसका डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो। हाँ, दो से ज़्यादा। अब मान लो सपोज इसमें और यहाँ दे दिया, सीरीज में दे दिया, तो इन लोगों को तब तो जोड़ देंगे। तो जोड़ दोगे। दो से ज़्यादा में नहीं है। क्यों? पूछो क्यों? देखो क्योंकि ये जो हम इसको जो सॉल्व करेंगे तो आपका यही आएगा वैल्यू। इसको जब सॉल्व देखो R1 इंटू R2 आएगा और ऊपर क्या आएगा? R1 प्लस, इसको पलटो तो ये ना आ जाएगा। यही चीज़ है, ठीक है। तो बताओ R1 कितना हमारा है? 4 इंटू 20। अब भाई दोनों को ऐड कर लो, कितना? 24। कितना कर जाएगी? 6 बार में। इसको काटो 2 से, 10/3। इसको सॉल्व कर कितना जाएगा? 3.3। इसका कभी एंड नहीं होगा, नहीं। तो आपका क्या आ गया? ये एम्पियर। एम्पियर ओम ना जाएगा। तो ये आपका आ गया R इक्विवेलेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा? I1 और क्या निकालना है? I2। तो अब I1 क्यों निकालना है? क्योंकि मुझे पता है ये किस में है? पैरेलल में। और पैरेलल में क्या सेम होता है? वोल्टेज सेम होता है। तो इसमें वोल्टेज कितना जाएगा? 6 वोल्ट होगा और इस वाले कितना जाएगा? 6 वोल्ट होगा। लेकिन जब यहाँ से करंट फ्लो होगा तो करंट एक कितना जाएगा? I1 और एक करंट जाएगा इसमें जाएगा I2। आया समझ में? तो करंट यहाँ से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे पैरेलल में करंट सेम नहीं होता। तो इसका कैसे निकालेंगे फॉर्मूला बताओ? तो I1 इक्वल टू V/R1। हाँ, तो इसका क्या निकल जाएगा बोलो? तो हमको I1 निकालना है, तो I1 इक्वल टू क्या बन जाएगा? बाई R1। तो V कितना हमारा है? और R1 कितना हमारा है? R1 नहीं ना है 4। तो इसको डिवाइड करो 3/2, तो 1.5 एम्पियर, ठीक है। अब इसका निकालो I2 निकालो, तो I2 कितना बन जाएगा? V/R2। 6/20, 3/10, 0.3। इन दोनों को ऐड करो कितना जाएगा? 1.8।
तो इसका करंट कितना आया था, इसका निकालो तो करंट कितना आ रहा है, 1.80 आया है। तो देखो ये हुआ I1 और I2, मतलब इस वाले में करंट कितना जा रहा है, किस वाले में? I1 में कितना जा रहा है 1.5 और I2 में कितना जा रहा है 0.3। लेकिन इस सर्किट का करंट कितना जा रहा है सर्किट से 1.8। तो कैसे निकालेंगे उसका फॉर्मूला, तो I पॉइंट नंबर थर्ड, अगर हमको I निकालना होता है तो I वाली क्या होता है V/R। तो यहाँ पे जो R लेंगे तो देखो ये जो करंट निकालना है किसका निकालना है, सर्किट का निकालना है, किसका निकालना है सर्किट का। उसके क्या यूज करेंगे V/R। तो यहाँ जो R लेंगे क्या लेंगे R इक्विवेलेंट लेंगे, क्या लेंगे R इक्विवेलेंट। नहीं समझ में आया, इसमें उठा दे। एक मिनट स्टूडेंट, तो हमने क्या बताया था कि अगर हमको थर्ड निकालना हो I निकालना हो तो I का लिखा होता है V/R इक्विवेलेंट, ठीक है। V कितना हमारा है 6 और R इक्विवेलेंट कितना आया था 24। R इक्विवेलेंट I mean, Sorry, पैरेलल का 3.33 है। मतलब 10/3 आया था, Yes. 10/10 और 3 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करो कितना जाएगा ये 1.8 18/10 ये जाएगा 1.8 एम्पियर। आया बात समझ में। अब 1.8 अब जस्ट हमने सॉल्व किया था नहीं, अच्छा लास्ट क्या हमारा पावर, तो P इक्वल टू VI, ठीक है बन जाएगा। अब चलिए P इक्वल टू VI, V कितना हमारा था 6 है और I कितना हमारा है 1.8, कितना जाए बताओ 1.8 वाट।